नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो भारत में एक ऐसे स्वास्थ्य मुद्दे पर रोशनी डालते हैं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। हम बात कर रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बेथलेम मायोपैथी जैसी दुर्लभ बीमारियों की। तो आज हमारी इस पड़ताल का मिशन ये समझना है कि जब ये बीमारियां हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही हैं तो फिर ये भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के दायरे से बाहर क्यों है। और सबसे जरूरी सवाल, इस स्थिति को बदलने के लिए असल में किया क्या जा सकता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी दुविधा के सामने आते हैं। हमारे दस्तावेज जो सबसे बड़ी बात उजागर करते हैं वो एक क्लासिक कैच-22 सिचुएशन है। सरकार कहती है आप हमें मरीजों का डेटा दीजिए तो हम नीति बनाएंगे। अच्छा। और दूसरी तरफ मरीज और उनके परिवार कहते हैं आप पहले नीति में बीमारी को शामिल तो कीजिए ताकि डेटा इकट्ठा करना और रिपोर्ट करना आसान हो सके। ये तो एक विशेष साइकिल जैसा हो गया। बिल्कुल। तो आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो असल में इस चक्र को तोड़ने का एक मैनुअल है। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि अब गेंद मरीजों और समुदायों के पाले में है कि वो उस शुरुआती डेटा को कैसे तैयार करें जिसे सिस्टम नजरअंदाज ना कर सके। ये तो वाकई एक अजीबोगरीब स्थिति है। तो इससे पहले कि हम समाधानों पर जाएं, ये समझना जरूरी है कि हम किन बीमारियों की बात कर रहे हैं। क्या आप हमारे सुनने वालों के लिए बहुत ही सरल भाषा में बता सकती हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आखिर है क्या? जरूर। सीधे शब्दों में कहें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वो बीमारियों का एक समूह है जिसमें समय के साथ मांसपेशियां लगातार कमजोर होती जाती हैं। ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। प्रोग्रेसिव मतलब जो बढ़ती जाती है। हाँ, और जो दस्तावेज हमारे पास हैं वे खास तौर पर बेथलेम मायोपैथी पर जोर देते हैं जिसे कोलेजन 6 मायोपैथी भी कहा जाता है। ये इसी का एक बहुत ही दुर्लभ और आनुवंशिक यानी जेनेटिक प्रकार है। कोलेजन 6, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल। आप ऐसे सोचिए कि कोलेजन हमारे शरीर की मांसपेशियों के लिए एक तरह का सीमेंट है जो उन्हें सीमेंट अच्छा मतलब जो उन्हें जोड़े रखता। हाँ बिल्कुल, जो उन्हें मजबूती देता है, एक ढांचा देता है। बेथलेम मायोपैथी में शरीर के अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट में एक गड़बड़ी की वजह से ये सीमेंट ठीक से नहीं बनता। नतीजा ये होता है कि मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। मरीज को चलने, सीढ़ियां चढ़ने या यहाँ तक कि बस अपनी जगह से खड़े होने में भी मुश्किल होने लगती है। और इसका मतलब है कि आगे चलकर व्हील चेयर की जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, और जिंदगी भर फिजियोथेरेपी एक अहम हिस्सा बन जाती है। और दस्तावेजों में ये भी साफ लिखा है कि इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इलाज है ही नहीं तो इसे राष्ट्रीय नीति में शामिल करवाने से क्या फायदा होगा? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब आशा शब्द में छिपा है। देखिए, भले ही आज कोई इलाज ना हो लेकिन दुनिया भर में इस पर रिसर्च चल रही है। अच्छा। जब कोई बीमारी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनती है तो उसे एक आधिकारिक पहचान मिलती है। इससे रिसर्च के लिए फंड मिलना आसान हो जाता है, डॉक्टरों में जागरूकता बढ़ती है और मरीजों के मैनेजमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार करने का रास्ता खुलता है। तो नीति में शामिल होना इन मरीजों और उनके परिवारों के लिए भविष्य की एक आशा की किरण जैसा है। मतलब पहचान मिलने से ही कई दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 जिसका जिक्र है वो काम कैसे करती है? सरकार ने इस नीति में दुर्लभ बीमारियों को 3 ग्रुप में बांटा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ज्यादातर ग्रुप 3 में आती है। ग्रुप 3 इसका मतलब है कि ये वे बीमारियां हैं जिनका इलाज तो उपलब्ध नहीं है लेकिन उनके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और उन पर रिसर्च को बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन इस ग्रुप में शामिल होने के लिए जैसा हमने शुरू में कहा, डेटा चाहिए। हाँ, डेटा चाहिए। और यहीं पर वो कैच-22 वाली बात वापस आ जाती है, डेटा नहीं तो पहचान नहीं। बिल्कुल। और इस डेटा की कमी का जमीनी असर बहुत गहरा होता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार की जो सालों तक डॉक्टरों के चक्कर काटता है, फिर बड़ी मुश्किल से एक दुर्लभ बीमारी का नाम पता चलता है। जब वे उम्मीद लेकर सरकारी मदद या पहचान के लिए जाते हैं तो उन्हें जवाब मिलता है, माफ कीजिए, हमारे रिकॉर्ड में तो ये बीमारी मौजूद ही नहीं है। ये तो बहुत ही दिल तोड़ने वाला होगा। ये सिर्फ एक फाइल पर एक एंट्री की कमी नहीं है, ये हजारों लोगों के संघर्ष और उनके अस्तित्व को नकारने जैसा है। इसी गहरी निराशा को ये दस्तावेज संबोधित करते हैं और सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकते बल्कि एक रास्ता भी दिखाते हैं। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगी वो ये है कि ये सिर्फ समस्या का विश्लेषण करके नहीं छोड़ देते, इन्होंने बाकायदा एक 5 स्टेप एक्शन प्लान दिया है। हाँ, एक तरह का रोड मैप। हाँ, एक रोड मैप की कैसे कोई भी व्यक्ति या समुदाय
अपनी आवाज को सिस्टम तक पहुंचा सकता है। चलिए इसके पहले कदम को देखते हैं। पहला कदम सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी है ICMR की राष्ट्रीय दुर्लभ रोग रजिस्ट्री में मरीज का पंजीकरण कराना। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था है। उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है rarediseaseregistry.icmr.org.in, जहां कोई भी डॉक्टर या मरीज दुर्लभ बीमारी की जानकारी दर्ज कर सकता है। अच्छा। जब कोई मरीज इस पर पंजीकरण कराता है तो उसका मामला आधिकारिक तौर पर सरकारी डेटाबेस का हिस्सा बन जाता है। यानी सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, ये एक तरह से डिजिटल दुनिया में अपने अस्तित्व का सबूत देना है। बिल्कुल। जब सैकड़ों लोग ऐसा करते हैं तो वो शून्य का आंकड़ा अचानक एक ऐसी संख्या बन जाता है जिसे अनदेखा करना मुश्किल हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये डेटा को 0 से 1 और फिर 1 से 100 तक ले जाने जैसा है। हर एक रजिस्ट्रेशन सरकार को एक साफ संकेत भेजता है कि ये मरीज काल्पनिक नहीं है, वे असली हैं और उन्हें नीतिगत समर्थन की सख्त जरूरत है। तो ICMR में रजिस्टर करके आप सिस्टम को ये बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक सिर्फ अपनी गिनती करवाना काफी नहीं है। अगला कदम है अपनी आवाज उठाना। सीधे मंत्रालय के दरवाजे पर दस्तक देना। हाँ, और ये सुनने में शायद थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसका एक बहुत सीधा तरीका बताया गया है। हाँ, दूसरा कदम है सरकार को सीधे आवेदन यानी रिप्रेजेंटेशन भेजना। और दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेजों में इसके लिए सीधे ईमेल पते भी दिए गए हैं, rarediseases@aims@gmail.com और dhrq@nic.in। अरे वाह! ये सिर्फ शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि एक औपचारिक अनुरोध दर्ज कराने के लिए है। और जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि दस्तावेजों में ये भी बताया गया है कि ईमेल में लिखना क्या है। एक बहुत ही स्पष्ट संदेश सुझाया गया है। क्या है वो संदेश? हम धन नहीं मांग रहे हैं, हम केवल जागरूकता और डेटा उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मान्यता और पंजीकरण चाहते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और स्ट्रेटेजिक मांग है। ये सरकार को बताती है कि समुदाय भीख नहीं मांग रहा, बल्कि अपनी पहचान मांग रहा है। सही बात है। जब आप पैसे नहीं मांगते तो नौकरशाही के लिए आपकी बात को टालना मुश्किल हो जाता है। आप बस इतना कह रहे हैं कि हमें गिनिए, हमें पहचानिए। और साथ में मेडिकल रिपोर्ट्स भी अटैच करनी होती हैं। हाँ, दस्तावेज ये भी सलाह देते हैं कि अपने मेडिकल और जेनेटिक रिपोर्ट्स को ईमेल के साथ जरूर अटैच करें, ताकि आपके दावे को एक वैज्ञानिक आधार मिले। बिल्कुल। तो पहले खुद को रजिस्टर किया, फिर सीधे सरकार को अपनी बात बताई। तीसरा कदम आज के जमाने का सबसे ताकतवर हथियार है सोशल मीडिया। आज के दौर में इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये सिर्फ हैशटैग चलाना नहीं है, ये असल में एक डिजिटल मोर्चा बनाने जैसा है। डिजिटल मोर्चा? हाँ, जहां हर एक ट्वीट, हर एक फेसबुक पोस्ट, हर एक शेयर एक ईंट की तरह काम करता है और सरकार पर दबाव की एक दीवार खड़ी करता है। दस्तावेज बताते हैं कि अतीत में कई बार सोशल मीडिया अभियानों की वजह से सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़े हैं। तो इन दस्तावेजों में कुछ खास सुझाव दिए गए हैं कि क्या पोस्ट किया जाए? हाँ, सुझाव है कि मरीजों की कहानियां शेयर की जाएं। जब लोग एक चेहरा देखते हैं, एक परिवार का संघर्ष देखते हैं, तो वो बीमारी सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं रह जाती। वो एक मानवीय कहानी बन जाती है। बिल्कुल। साथ ही बीमारी के बारे में सही जानकारी देना और ये समझाना कि पॉलिसी में शामिल होना क्यों जरूरी है। दस्तावेज कुछ हैशटैग भी सुझाते हैं, जैसे #RareDiseaseIndia, #BethlehemNeuropathy और मस्कुलर डिस्ट्रफी इंडिया। और जब हजारों लोग इन कहानियों को देखते हैं तो बात आगे बढ़ती है। पहले मीडिया का ध्यान जाता है और फिर ये आवाज मंत्रालय के गलियारों तक पहुंचती है। यानी व्यक्तिगत कहानियों को एक सामूहिक आवाज में बदलना। यहाँ से हम चौथे कदम पर आते हैं, जो है मौजूदा संस्थाओं से जुड़ना। अकेले लड़ने की बजाय किसी संगठन का हिस्सा बनना। बिल्कुल। चौथा कदम है NGOs और उत्कृष्टता केंद्रों से जुड़ना। इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जब एक व्यक्ति बोलता है तो वो एक आवाज होती है, लेकिन जब एक संगठन बोलता है तो वो एक वजनदार पक्ष बन जाता है। भारत में ORDI मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीजेज इंडिया, DART, QMD जैसी कई संस्थाएं हैं जो दुर्लभ बीमारियों के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं। उन्हें अपने अभियान में शामिल करने से आपकी आवाज को एक संस्थागत समर्थन मिलता है। और ये उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, इनकी क्या भूमिका है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्कृष्टता केंद्र जैसे दिल्ली का एम्स, बेंगलुरु का निम्हांस या PGI चंडीगढ़, ये वे टॉप संस्थान हैं जिन्हें सरकार ने खुद दुर्लभ बीमारियों के इलाज, रिसर्च और मैनेजमेंट के लिए मान्यता दी है। अच्छा।
अगर इन केंद्रों से एक सिफारिश पत्र यानी रिकमेंडेशन लेटर मिलता है जिसमें लिखा हो कि बेथलेहम मायोपैथी जैसी बीमारी को नीति में शामिल किया जाना चाहिए, तो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। ये तो एक विशेषज्ञ की मोहर की तरह हो गया। हाँ, जिसे सरकार के लिए नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब हम पांचवें और आखिरी कदम पर आते हैं, जो है आरटीआई और याचिका पिटिशन। ये कदम थोड़े ज्यादा टकराव वाले लगते हैं। क्या ये बाकी तरीकों के फेल होने के बाद के लिए हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है। ये टकराव वाले लग सकते हैं, लेकिन असल में ये लोकतंत्र में नागरिक को दिए गए अधिकार हैं। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार सरकार से सीधे सवाल पूछने का एक औपचारिक तरीका है। आप पूछ सकते हैं, बेथलेहम मायोपैथी पर सरकार के पास क्या डेटा उपलब्ध है, या इस बीमारी को अब तक नीति में क्यों शामिल नहीं किया गया है। ऐसे सवाल सरकार पर जवाबदेही का दबाव बनाते हैं। बिल्कुल। और याचिका change.org जैसी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन याचिका हजारों लोगों की सामूहिक आवाज को एक ही जगह इकट्ठा कर सकती है। सही बात है। जब एक याचिका पर 50,000 या 1 लाख हस्ताक्षर होते हैं, तो ये दिखाता है कि ये मुद्दा सिर्फ कुछ 100 मरीजों का नहीं, बल्कि बड़े और जागरूक समाज का है। ये सभी कदम एक दूसरे के पूरक हैं। कोई एक कदम जादुई नहीं है, लेकिन जब ये पांचों कदम एक साथ एक रणनीति के तहत उठाए जाते हैं, तो बदलाव की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इन पांचों कदमों को एक साथ देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कहानी नहीं है, ये तो एक पूरा खाका है, एक ब्लूप्रिंट है। हाँ। कि कैसे कोई भी समुदाय जो महसूस करता है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, खुद को संगठित करके व्यवस्था तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। दस्तावेज का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। उसमें एक लाइन है, नीति में शामिल होना संघर्ष की नहीं, बल्कि एकता की जीत है। एकता की जीत है। हाँ, ये इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम, जैसे कि एक ऑनलाइन पंजीकरण, हजारों मरीजों के लिए रास्ता बना सकता है। ये उन आंकड़ों को मानवीय कहानियों में बदलने के बारे में है जिन्हें सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। मतलब जब डेटा में चेहरे और दर्द की कहानियां जुड़ जाती हैं, तो वो सिर्फ एक संख्या नहीं रहती, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आज की इस पूरी बातचीत का सार यह है कि सामूहिक कार्रवाई में अविश्वसनीय शक्ति छिपी है, और इसकी शुरुआत एक साधारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या एक ईमेल भेजने जैसे बेहद छोटे कदम से हो सकती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नागरिक और सरकार के बीच संवाद एक तरफा नहीं होता, इसे बनाया जा सकता है, इसे घड़ना पड़ता है। और ये चर्चा एक जरूरी सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाती है। आज की इस डेटा चालित दुनिया में हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि उन मानवीय अनुभवों को ना भुला दिया जाए जिन्हें अभी तक गिना नहीं गया है। ये बहुत गहरा सवाल है। जीवन के और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, जहां डेटा नहीं तो समस्या नहीं वाली मानसिकता आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये सोचने वाली बात है।